नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ईवीएम मशीन को लेकर 22 फरवरी को आंदोलन करने वाली है और जिसकी जानकारी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने दी है। दरअसल जबलपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के साथ साथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर उड़ाई जा रही अफवाहों पर अपने होना चाहिए। और ये 2018 में एआईसीसी के पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में कांग्रेस पार्टी ये प्रस्ताव कर चुकी है कि हमें ईवीएम मशीन पे भरोसा नहीं है, आपका व्यवस्था जो है ईसीआई ये बैलेट पेपर से चुनाव कराए। हाल ही में बैंक 2 साल के भीतर रोक दिए जाएंगे, क्या स्थिति आपको सब लगेगी? सरकार दावे करती है लेकिन जमीनी स्थिति क्या है? नर्मदा पर देखिए, मैंने और निखरा जी ने नर्मदा परिक्रमा की है। 3 बिंदु हैं जिस पर कि हमें नर्मदा जी का जो स्वरूप है उस पे हमें चिंता है। नंबर 1, वनों की कटाई और जो सीवेज के नाले उसमें शामिल होते हैं। एनवायरनमेंट इकोलॉजिकल एक इशू ये है। दूसरा इशू है कि रेत खनन से कितना नुकसान हो रहा है। 2, तीसरा है बड़े बांधों से नर्मदा जी के बहाव में जो फर्क पड़ा है उसका क्या असर होगा नर्मदा जी के स्वरूप को, और बांध से डूबे हुए परिवारों के लिए जो नियम कानून और वादे हैं वो पूरे हुए कि नहीं हुए। 3 बिंदु हैं जिन पर कि हम लोग वर्क करना चाहते हैं। और मैं हमारा जो ट्रस्ट है उस पर निखरा जी हमारे डायरेक्टर हैं, हम लोग इन 3 बिंदुओं पर उस पर जांच कराना चाहते हैं। माँ नर्मदा जी हमारे लिए जीवनदायिनी है और उसके लिए घोषणा करना बंद करिए, काम करके दिखाइए। अरे ये तो मालवा के हैं, शिवराज सिंह जी ने 18 साल के उनके कार्यकाल में क्या किया जरा बता दें। सबसे ज़्यादा रेत का दोहन उन्हीं के गांव में होता है। तो इसलिए हमारे लिए ये चिंता का विषय है, इस पर हम लोग नियमित रूप से काम करते रहे और आगे भी करेंगे। पलायन देख सुन लीजिए, ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी, ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा। तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में हैं और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। पर वो कह रहे हैं कि को लेकर एक बड़ा विरोध शुरू होने जा रहा है, एक बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, इस बार क्या कुछ नया ऐसे रहेंगे? बात साफ है, देश के हर नागरिक को लोकतंत्र में भाग लेने के लिए ये उसका अधिकार है कि वो जिसे चाहे वो वोट डाले, वोट गुप्त हो और जहाँ उसकी मंशा है वहाँ जाए और उसकी गिनती होना चाहिए। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। अब टेक्नोलॉजी आई, कांग्रेस पार्टी ने ही ईवीएम मशीन, दूसरे देशों में भी ईवीएम मशीन आई, लेकिन मुझे तो 2003 से इस पर भरोसा इसलिए नहीं है
कि बटन दबाओ, बीप आवाज़ आई और वोट कहाँ गया पता ही नहीं पड़ता। और वीवीपैट में तो अब और भी इस बारे में एक अविश्वास पैदा होता है कि इसमें सॉफ्टवेयर जो डाला जाता है, पहले तो वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप होती थी, उसमें तो सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब इसमें वीवीपैट मशीन में, यूनिट में कैंडिडेट का नाम और सिंबल आता है। इसके लिए सिंबल लोडिंग यूनिट होता है और वो वीवीपैट मशीन यूनिट में डाला जाता है। कब? डेट ऑफ विड्रॉल के बाद। अब उस सॉफ्टवेयर में क्या है ये किसी को नहीं मालूम, हम लोगों को नहीं मालूम क्योंकि जनता के बीच में नहीं है। कुछ लोगों को मालूम है और पूरे विश्व में ये सर्वमान्य है कि कोई भी कंप्यूटर में, कोई भी हार्डवेयर में जो संदेश ऑपरेटर देता है उसको सॉफ्टवेयर अगर मंजूर करता है तो ठीक है, नहीं तो सॉफ्टवेयर जो कहेगा वो डाले जाएगा उसमें। तो इसलिए मेरा वोट मेरा नहीं जा रहा है, सॉफ्टवेयर जैसे भेजेगा उसका वोट जाएगा। अब बात वही है कि हमको आप 7 सेकंड के लिए दर्शन क्यों कराते हो भाई? हमें तो हाथ में दे दो। पहली बात तो हम तो बैलेट पेपर के पक्ष में हैं। जर्मनी जैसे विकसित देश ने ये तय कर लिया कि ईवीएम मशीन पर हमको भरोसा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बैलेट पेपर चुनाव कराओ। बैलेट पेपर चुनाव होते हैं। अब बैलेट पेपर से क्यों चुनाव नहीं होना चाहिए साहब? बहुत टाइम लगता है। अरे भाई क्यों टाइम ज़्यादा लगेगा? ये कहाँ कानून में लिखा है कि 14 टेबल पर ही एक राउंड होगा? कर्मचारियों की कमी है क्या? आप 14 के बजाय 50 टेबल लगा दीजिए। 300 से ज़्यादा बूथ है नहीं, 6 घंटे में पूरी काउंटिंग हो जाएगी। काउंटिंग में कितनी देर लगती है? तो इसलिए हमको तो इस पर भरोसा नहीं है। और अब तो एक जुगाड़ वीवीपैट बनाई लोगों ने कि बटन दबाया हमने कहीं, दिखा कुछ और छपा कुछ। ये तो आप लोगों ने खुद ने देखा होगा, सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। तो हमको हमारे वीवीपैट स्लिप के दर्शन मत कराइए, वीवीपैट स्लिप हमें हाथ में दे दीजिए और हम उसे डब्बे में डाल देंगे। पहली मांग हमारी ये है। जो कांग्रेस के लोग हैं उनको शामिल करवाना है, तो ऐसे में जब बात यह है, उनके पास ईडी है, उनके पास आईटी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास पैसा है, उनके पास इलेक्शन बॉन्ड्स हैं। जो डर जाए उसको डरा दो, जो बिक जाए उसके खरीद लो। ये जितने यहाँ बैठे हैं ना, ये टिकाऊ बैठे हैं, ये बिकाऊ लोग नहीं हैं यहाँ। जो बिकाऊ है वो बिक गए। सीए लागू कर रही है बीजेपी। कानून बने, बताइए कितने साल हो गए? बताओ ना, नियम क्यों नहीं बनाए? चुनाव आया, हिंदू मुसलमान करो। देश भर से आईबी के इनपुट पर भी अरेस्टिंग की गई प्रशासन की ओर से, आप किस तरह इसको देख रहे हैं? बात यह है, मैंने कहा ना, विचारधारा की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से किसान विरोधी है और ये बात 2 चीज़ों से साफ होती है। हमने भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाए 2013 में, जिसमें कि किसान की ज़मीन का अधिग्रहण करने के लिए जो उसकी मार्केट वैल्यू है, जो सर्कल रेट अपने यहाँ कहते हैं, कलेक्टर रेट जो से कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में चौगुनी, शहरी क्षेत्र में दुगनी कीमत पे आप अधिग्रहण करिए। पहला ऑर्डिनेंस क्या लाए?
मोदी जी उसको ख़त्म करिए। कांग्रेस ने उसका विरोध किया तो कानून तो बच गया, लेकिन उसमें अमेंडमेंट कर दिया कि राज्यों को अधिकार दे दिया कि आप उसमें चेंज कर सकते हैं। मतलब किसान विरोधी मानसिकता उनकी साबित होती है। एक दूसरा, फिर 3 कानून लाए ये लोग, जिसकी कोई चर्चा नहीं की, किसी से भी, किसी किसान संगठन से चर्चा नहीं की, उसका विरोध हुआ और 13 महीने के आंदोलन के बाद वो तीनों कानून वापस लिए गए और वादा किया गया कि उसके अंदर एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, कानून लाया जाएगा। वादा किया गया कि पुराने केसेस विड्रॉ किए जाएंगे। वादा किया गया कि लखीमपुर खीरी में जो एक किसान नेता की हत्या की थी मंत्री जी के बेटे के लोगों ने, उन्हें सख्त कार्रवाई की जाएगी। 4 साल तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर से आंदोलन के लिए आवाज़ उठाई। अवलखन आंदोलन की आवाज़ उठाई तो आंदोलन फिर ना हो, उसकी चर्चा के लिए मोदी जी ने किसको तैनात किया? किसान मंत्री को साथ भेजा जरूर, लेकिन अंडर मिस्टर पीयूष गोयल जो कि कॉरपोरेट मिनिस्टर हैं, जिनका किसानों से कोई संबंध भी नहीं है, ना उनके प्रति कोई उनकी आस्था हो। वो रिप्रेजेंट करते हैं देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स। उनको वहाँ भेजकर ये संदेश दे दिया कि हमें किसानों की परवाह नहीं है, हमको कॉरपोरेट्स का ख्याल रखना है, उद्योगपतियों का ख्याल रखना है। ये मानसिकता से वो हैं और इस प्रकार तो कीलें बिछा दी गई, कंक्रीट दीवारें खड़ी कर दी गई। ये हो क्या रहा है? और ये सब काम जो कर रहे हैं, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसान और मजदूर और गरीब का इतना नज़रअंदाज करके चुनाव के 3 महीने पहले उन्होंने जो उनकी मानसिकता नज़र आ रही है, वो ये बात साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता पर भरोसा की आवश्यकता नहीं है, उसे तो ईवीएम पर भरोसा है। यात्रा के पहले इस प्रकार से फ्रीज करना, ये कहीं न कहीं आर्थिक रूप से बात देखिए बिट भाई, ऐसा है 2012 के बाद से, जब से वीवीपैट मशीन आई है चुनाव प्रक्रिया में, मोदी जी और उनके जो क्लोज ग्रुप है वो अति विश्वास में है। 14 में कहा भाजपा को बहुमत मिलेगा, बहुमत होता है 2072 पे, उनको मिले 272। उसके बाद 2019 में उनका 300 पार, तो मिले 303। इतने बड़े देश में जहाँ 90 करोड़ ज़्यादा मतदाता हों, इतना निर्णय कैसे, मतलब इतना भविष्यवाणी कैसे हो सकती है? अब मेरे पास 2 उदाहरण हैं। एक बैरसिया में 17 नवंबर को चुनाव हुआ। 19 नवंबर को एक व्यक्ति ने अपने फेसबुक पे डाल दिया कि भाजपा को इतने वोट मिलेंगे, कांग्रेस को इतने वोट मिलेंगे और भाजपा इतने वोट से जीतेगी। कब? 19 नवंबर को, चुनाव के 2 दिन बाद। और नतीजा आया तो वो कब ही आया। इसी प्रकार नागदा में जो उन्होंने काउंटिंग के 2 दिन पहले दिसंबर 1 को जो नतीजा डाल दिया वो का वही आया, 1% भी इधर उधर नहीं था। तो ये सारी बातें हैं, इस पर हम एक ही बात हमने पूरे देश के सिविल सोसाइटी के बड़े बड़े जजेस, रिटायर्ड जजेस, IAS, IPS, IFS, प्रोफेसर्स, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर, इन सब ने कुछ प्रश्न पूछे चुनाव आयोग से
कि इस हमें ये बता दीजिए कि इस पे इंटरनेट कनेक्ट होता है कि नहीं होता है, इसका जवाब नहीं देते। हमने पूछा कि साहब सॉफ्टवेयर क्या डालते हो, उसको उजागर करो। हमने पूछा कि ये आपकी चिप आती कहाँ से है, इस चिप में सॉफ्टवेयर डालता कौन है, सॉफ्टवेयर बनाया किसने है, ये सारे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं देते। आज पूरे विश्व में केवल 5 देश हैं जहाँ की ईवीएम मशीन का उपयोग हो रहा है, जिसमें भारत, नाइजीरिया, वेनेजुएला, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सॉफ्टवेयर को जो उजागर कर दिया कि भाई देख लो, इसको देखना है। तो हमारा तो ये स्पष्ट मत है, इस देश के लोकतंत्र को यदि बचाना है तो हमें ईवीएम से वोटिंग नहीं चाहिए, बैलेट पेपर्स चाहिए। और अगर सरकार को, चुनाव आयोग को ईवीएम से इतना ही प्रेम है तो आप हमें वीवीपैट स्लिप डब्बे में न गिरा के हमारे हाथ में दे दो, हम मतपेटी में अलग से डाल देंगे। अब चुनाव आयोग इसके बारे में हमसे मिलने की तैयार नहीं है। 28 इंडिया अलायंस की पार्टनर्स ने मांग की कि आप हमें टाइम दीजिए मिलने का, 6 महीने से टाइम नहीं दिया है। क्या निष्पक्षता से काम करता है ईसीआई? कर्नाटक चुनाव में खुलेआम प्रधानमंत्री कह रहे हैं बजरंगबली का नाम लो और बटन दबाओ। ये तो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है कि नहीं है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जुर्म है कि नहीं है? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने सुझाव दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन कमीशन के सदस्यों का चयन, जो कमेटी है उसमें एक व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसके अंदर होना चाहिए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का प्रस्ताव भेजा गया, सरकार ने उसे नामंजूर करके प्रधानमंत्री जी के द्वारा मनोनीत एक और मंत्री उसमें रख दिया। तो ये तो निष्पक्षता की निशानी नहीं है, खुलेआम पक्षपात हो रहा है। अब मालूम पड़ा है कि जो कंपनी ईवीएम बनाती है उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भारतीय जनता पार्टी के 4 नेता हैं। ये तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है, उसके साथ तो मजाक है कि नहीं है ये? चलिए। नगर निगम भोपाल में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। अधिकारियों की मिलीभगत से संबल घोटाले में 2 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला सामने आया था। कुछ महीनों पहले जिंदा व्यक्ति को मरा घोषित करके संबल घोटाले से पैसे निकाल रहे थे अधिकारी। वहीं कमिश्नर की शिकायत पर 3 जोनल अधिकारी को सस्पेंड किया गया। अधिकारियों ने महापौर को गलत जानकारी दी। महापौर ने असत्य जानकारी। कुछ दिन पहले संबल घोटाले में की जांच हो रही है। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, मगर कार्रवाई अब शुरू हुई है। नेता प्रतिपक्ष सविता जकी ने भी गंभीर आरोप लगाए। नगर निगम में और कई घोटाले हैं। संबल घोटाले में जो भी अधिकारी लिप्त हैं उनकी लिस्ट सार्वजनिक किया जाए। 2018 से लेकर प्रश्न दिनांक तक कितनी फाइलों का सक्षम सत्यापन, सक्षम स्वीकृति नगर निगम भोपाल, जांच स्थिति क्या बनी, जांच का दायरा कहां तक पहुंचा, जांच के में किन किन अधिकारी कर्मचारियों का नाम सामने आया है। तो इसका पता जोन क्रमांक 16 में 63, जोन क्रमांक 19 में 17 और जोन क्रमांक 20 में 3। ठीक है, ये इन्होंने जानकारी दी। फिर मैंने की फाइलों पर वास्तविक जांच चल रही है, इसको सुनिश्चित कर आकलन बजट उस पे पेश किया जाए। ये अंतरिम बजट लाया जा रहा है। संबल घोटाले की जांच की भी आज वो लोग वो करेंगे। संबल घोटाले की जो जांच थी वो जांच हो गई है। उस पर जो दोषी थे उन पर भी कार्रवाई हो चुकी है और ये महीनों हो गए। अभी वर्तमान में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं काफी लंबे समय। वही तो सवाल है कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं और फिर भी आप उनको रखे हुए हो
और मैं अभी मीडिया के सामने हूं, तो जो जिन अधिकारी कर्मचारियों को रखा जा रहा है और उनसे क्या मांग की जा रही है, मैं इस मन से नहीं बोल सकती है। मेयर साहब को खुद पता है कि किसको क्या बनाना है, हमें बता दो, हम ऐसा कर देंगे। तो ये बहुत गलत तरीका है। आप तो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आई थी कि आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं। आप क्यों नहीं हटा रही उन कर्मचारी अधिकारी जिन्होंने जो संदिग्ध परिस्थितियां हैं, जिन्होंने अननेसेसरी, जिनको नहीं मिलना चाहिए था, उनको पैसा दे दिया या आवंटन कर दिया, तो उसकी जांच प्रॉपर होना चाहिए। इस जांच में शामिल करें ना, हमको बताएं कौन सी फाइल पेंडिंग है और उसमें क्या क्या कहां पर गलत हुआ है। हम बता देंगे उनको पूरी फाइल पढ़ के कि आपने ये गलत किया या अधिकारी ने गलत किया है। बताएं, शामिल करें, उस जांच घोटाले का हमको सदस्य बनाएं। ठीक। मैंने इनका जो पोर्टल होता है ना संबल वाला, उसके अंदर मैंने देखा कि कुल आवेदन इनके 28,000। संबल घोटाले को लेकर नगर निगम द्वारा 3 जोनल अधिकारी को निलंबित किया गया है। अभी भी कई जोनल अधिकारी इस पर लिप्त, बाकियों पर कार्रवाई कब होगी और इतना बड़ा घोटाला आखिर महापौर अध्यक्ष परिषद होने के बाद भी कैसे होगा? देखिए, इसकी शिकायत पहले क्राइम ब्रांच में थी। क्राइम ब्रांच की जो जांच चल रही थी उस विषय में आयुक्त महोदय ने इसको अपने संज्ञान में लिया और 3 जेडों के ऊपर कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई महापौर के भी संज्ञान में है। महापौर जी ने भी सख्त आदेश दिए थे कि अब जो बचे हुए जोनल अधिकारी हैं, अगर वो जांच में दोषी पाए जाते तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आप राजस्व MIC आप किस रूप से इस घोटाले को देखते हैं? नहीं, देखिए, ये भी जांच का विषय है। जांच हम लोगों ने ही कराई और माननीय महापौर जी के कहने पे आयुक्त महोदय द्वारा ये जांच की गई। जांच में दोषी पाए गए। अब जो आगे जो कार्रवाई और जो दोषी उस पर कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने का घोटाला मानते हैं, अभी कितने का घोटाला? अब देखिए, ये तो संबल की योजनाएं देखनी पड़ेंगी, कितने संबल के हितग्राही के साथ की गलत काम हुआ है। उससे पहले भी कई मामले सामने आते हैं, निगम द्वारा बोला जाता है, MIC द्वारा बोला जाता है कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई तो कुछ होती नहीं, देखिए ना, कार्रवाई हुई है। गोविंदपुरा थाने में प्रकरण भी कायम हुआ है। तो 3 जोनल अधिकारी को इससे 3 महीने पहले भी इस पे मामला उठा था, लेकिन उस पर भी किसी कार्रवाई नहीं, तो दोबारा उनको जोनल अधिकारी बना दिएगा। देखिए, जांच चल रही थी। जांच जिस अधिकारी द्वारा की जा रही थी, वो अधिकारी भी 2-1 दिन की छुट्टी पे कभी चले जाते थे। अब जांच पूरी हुई, आगे के जोनल अधिकारी पे कार्रवाई जारी है। कार्रवाई किस रूप में देखते हैं आप? कार्रवाई किस तारीख को होगी? निलंबित किया गया, करोड़ों का घोटाला हुआ है, तो निलंबित करना ही उनके लिए सही रहेगा? देखिए, एक प्रक्रिया है, पहले निलंबित ही किया जाता है, फिर उसके बाद ऑफिशियली कार्रवाई की जाती है। अभिषेक श्रीवास्तव ने बाढ़ में बाढ़ प्रभारी के साथ मिलकर 11 से 12 लाख रुपए का गबन भी किया, उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं। नहीं, आपने संज्ञान में लाया, उसकी जांच की जाएगी। तो नगर निगम भोपाल में एक मामला सामने आया है, संबल योजना वाला, जो आज से 3 महीने पहले भी उठा था। अब वो फिर मामला उजागर हुआ है, इसमें कई जेडो निलंबित भी हो गए। इस पर क्या मामला रखते हैं? देखिए, ये सिर्फ संबल का योजना का घोटाला नहीं है। ये संबल योजना और कर्मकार मंडल द्वारा जो मकान में मजदूर काम करने वाले होते, किसी भी प्रकार का काम करते हैं, जो कर्मकार मंडल के, वो लोग भी इसके अंदर शामिल है। ये हमारे नगर निगम की अपर आयुक्त टीना यादव द्वारा इस मामले की खोजबीन करके इसको पकड़ा गया है। और ये मामला बहुत लंबा मामला है। ये लगभग 58 से 60 करोड़ रुपए का मामला है, जिससे काम करते करते अधिकारियों ने 2 करोड़ 3 करोड़ के ऊपर ला दिया है। इसके अंदर बहुत से ऐसे लोग जो कि जीवित हैं और आज उसका नाम के भोपाल शहर में घूम रहे हैं, उन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। ये जो पूरा कागज इसके पीछे जो गिरोह काम कर रहा था, वो इस प्रकार से काम कर रहा था कि नगर निगम की जन्म मृत्यु शाखा के अंदर जब मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के लिए कोई आवेदन आता था, तो वो लोग उसका बाकायदा मालूम करते थे, उसके घर का पता करते थे, और घर का पता करने के बाद में उस व्यक्ति के नाम से आवेदन के अंदर डाल दिया करते थे। एक दिन के अंदर, एक शाम को लगभग 64 मामले जब उस नाम का अपलोड हुए कंप्यूटर में नगर निगम की साइट पर, तो नगर निगम के सभी अधिकारियों ने देखा। उस समय कोलसानी जी, हमारे नगर निगम के चौधरी साहब आयुक्त थे, उनकी संज्ञान में आया कि मामला एक समय में क्या 64 लोग भोपाल के अंदर मर गए। तो उन लोगों ने उसका नाम की जब जानकारी ली और टीना यादव जी ने जब इसकी तफ्तीश करी, तो मालूम पड़ा कि ये तो बहुत लंबा मामला है।
मेरे को तो ऐसी जानकारी मिली कि जो इसकी जांच करता है टीना यादव जी, उनके ऊपर भी दबाव है इस बात का कि मामले को दबा दिया जाए। और इसके अंदर बहुत पैसे का लंबा लेन देन हुआ। हमारे वार्ड के अंदर ही उसका नाम के यहाँ पे कला यादव जी मेरी सिस्टर लगती है, गुरु बहन है, उनकी बेटी की मृत्यु हुई। उनने आवेदन करा नहीं, वह जोन कार्यालय से वह उसका नाम के वार्ड कार्यालय के अंदर उसके लिए जानकारी के लिए आवेदन आया कि इनके देखा जाए करके। तो उनके बेटे ने आके बताया कि मामा इसके अंदर तो हमने आवेदन करा ही नहीं, फिर ये कहाँ से आ गया। फिर हमने वार्ड ऑफिस के अंदर और वार्ड ऑफिस वालों से बोला कि ये किस नाम से आया, क्या नाम से आया, लेकिन सब वो गोल मामला वो हो गया। जोन ऑफिस वालों ने उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं करी। उस मामले के अंदर भी अगर उसको उसकी जांच की जाए तो उसके अंदर भी कई नाम निकल के आ सकते हैं। इसके अंदर बहुत बड़ा कागज काम कर रहा था। मैं नगर निगम प्रशासन को, महापौर जी को बधाई देता हूं कि उनने सख्ती पूर्वक इस कार्य जो घोटाले को उजागर किया। ये नगर निगम का इस समय का सबसे बड़ा घोटाला है और ये ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ है कि इन लोगों के घोटाला करने की वजह से जो सही जो लोग हैं वो इस काम का योजना से और जो दी जाने वाली सहायता से वंचित रह जाते हैं। ऐसे अधिकारियों के तो खिलाफ सिर्फ FIR करने से नहीं काम चलेगा, इनके विरुद्ध तो FIR करवा के इनको जेल भेजना चाहिए। उनके पास सख्त से एक्शन करते हुए इनको बर्खास्त कर देना चाहिए नगर निगम से और इन पर लगातार मुकदमा चलाया जाना चाहिए। रोल कर दरमियान संबल घोटाले को लेकर आज फिर समाचार पत्रों में छपा है, जबकि महापौर का कहना है कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो गई है। देखिए, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 20 जुलाई को हमने संबल योजना पर एक क्वेश्चन लगाया था, जो इन्होंने उसकी गलत जानकारी दी थी। इनके पास में इनके खुद पोर्टल के ऊपर 5373 जांच प्रतिवेदन जो थे वो पेंडिंग थे। इन्होंने उस जांच प्रतिवेदन के ऊपर क्या जांच की कुछ पटल पर नहीं आया, जबकि आसंदी से अध्यक्ष जी ने ये व्यवस्था दी थी कि संबल योजना के अंदर जो समाचार पत्रों के अंदर छपा है, और वास्तव में वहां पर उस समय तो 2 करोड़ का पेपर में छपा था, लेकिन उससे भी ज्यादा का घोटाला है। ये बहुत बड़ा घोटाला है, लगातार होता चला आ रहा है। तो उस सारी बातों को सुनते हुए अध्यक्ष जी ने आसंदी से व्यवस्था दी थी कि इसका जांच प्रतिवेदन बुलाया जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन मेयर साहब ने इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया, केवल सदन के अंदर खड़े होकर जवाब भी नहीं दिया। MIC मेंबर से इसका जवाब दिलवाया। उस तत्पश्चात जांच प्रतिवेदन पटल पर अगली मीटिंग के अंदर आना चाहिए था, जो आज तक नहीं आया। अगर आपने कोई भी जांच करी थी तो ये सार्वजनिक होना चाहिए थी और उन अधिकारी कर्मचारियों के नाम जनता को बताए जाते और उन पे कार्रवाई होती। और दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब इतना बड़ा जिसने घोटाला किया उसके ऊपर FIR क्यों नहीं हुई? हमने फिर क्यों बचा लिया उन लोगों को? ये एक सवाल है। दूसरा, संबल योजना लगातार लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा। कितने लोग दिन भर में मेरे पास आते हैं और ये कहते हैं कि मैडम हम लोगों को पैसा कब मिलेगा, हम लोग के आवेदन जमा है। तो सालों साल हो गए, जो बिल्कुल जायज हैं, जिनको मिलना चाहिए था, उन तक के पैसे इन लोगों ने रोक दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है इसके अंदर, जिसको ये लोग जाहिर नहीं कर रहे। तो इनके ऊपर जघन्य कार्रवाई होना चाहिए और बड़े वरिष्ठ अधिकारी गण इसके ऊपर संज्ञान ले, क्योंकि मेयर साहब की ये बस की नहीं है कि वो कोई भी कार्यवाही अकेले अपने हाथों से या अपने दम पर कर सके, क्योंकि उनको प्रतिदिन कई लोग शिकायत करते हैं और प्रतिदिन और हर परिषद के अंदर कोई ना कोई ऐसा भ्रष्टाचार का मामला आता है और वो जांच कमेटी तक जो गठन किया जाता है अध्यक्ष जी के माध्यम से, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं और उस कमेटी के माध्यम से कुछ जांच नहीं कराना चाहती। इसका मतलब ये है कि साफ साफ भ्रष्टाचार है। PCC चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान। संजय गांधी और कमलनाथ जी की केमिस्ट्री को सबने देखा है। कमलनाथ जब चुनाव लड़े तब इंदिरा गांधी ने उन्हें तीसरे बेटे के रूप में मिलाया। मुझे याद है कि जब सिंधिया जी ने कांग्रेस की सरकार गिराई थी तब भी कांग्रेस कार्यकर्ता कमलनाथ जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। कोई सपने में सोच सकता है कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? विधानसभा उनके नेतृत्व में लड़ा गया, कोई भी नहीं सोच सकती कि वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं। जीतू पटवारी ने बताया कमलनाथ के बीजेपी जाने की अफवाह। कमलनाथ जी से आज सुबह भी बात हुई, कल रात को भी हुई, और जो मैं बातें आपसे कर रहा हूं, मैं मानता हूं कि उस कांग्रेस के प्राचीन
विचारधारा के इतिहास के मद्देनजर कर रहा हूं, जिसको कमलनाथ जी ने आत्मसात किया था। धन्यवाद। बाकी लगातार 2 दिन से मीडिया पे और शोजी को लेकर जो जानकारियां, सूचनाएं या खबरें बन रही है, वो स्वाभाविक रूप से हम और आप सब उनको देख रहे हैं। सत्तर के दशक में 2 भाइयों की जोड़ी बहुत फेमस हुई थी। उसमें एक इंदिरा जी के बेटे आदरणीय संजय गांधी जी और कमलनाथ जी। तब से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सबके साथ एक परिवार जैसा व्यवहार, अपनत्व और भरोसे की भावना अगर कहीं देखने को मिलती है तो इसी 2 परिवारों के बीच उस केमिस्ट्री को पूरे देश ने और हम सब ने देखा है। साथियों, 80 में जब पहली बार कमलनाथ जी चुनाव लड़े तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है। कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा दी। उससे आगे बढ़कर इस 45 साल की यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में कमलनाथ जी की, पिछले 7 साल से वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पे हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में सुख में, अच्छे में और बुरे में पूरी दृढ़ता से कांग्रेस के विचार को आत्मसात करके विपक्ष की भूमिका निभाते हुए निडरता से अपना कार्य करते रहे। साथियों, मुझे ज्ञात है वो पल, वो समय जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई थी। तब भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के विचार और उनके नेतृत्व के नीचे खड़ा था। एक एक उस समय मेरे जैसे कई परिवार के साथी हर तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर कमलनाथ जी के विचार को आत्मसात कर रहे थे, कांग्रेस के विचार को आत्मसात कर रहे थे। अंतोगत्वा मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना, कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, राज्यसभा का चुनाव में अशोक सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था, हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलकर किया था और सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया। और यही कारण है कि वो एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार आप सबके बीच में। तो मैं फिर से, ये खबरें निराधार हैं और मैं मानता हूं कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो विपक्ष की भूमिका हमें निभाने को लेकर जनता का जनादेश मिला है, उसमें दृढ़ता से लगे हैं, लगेंगे बहुत जल्दी। जो कांग्रेस पार्टी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों की लागू की है, जो सपोर्ट प्राइस किसानों की भावना उनके अधिकार क्षेत्र में गारंटी के रूप में दी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक गारंटी है, इसकी भावना कांग्रेस पार्टी ने व्यक्त की है। इसके कार्यक्रम जारी हो रहे हैं
और मैं मानता हूं कि सभी परिवार के यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं, जर्नलिस्ट भाइयों, आप सबको अनुरोध है कि भ्रमित जानकारियों से बचें। धन्यवाद। संसद में साथ किए गए दुर्व्यवहार पर सांसद कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में विरोध जताया और इतना ही नहीं, इसको लेकर एक इंडियन एयरलाइंस को भी ज्ञापन सौंपा। सांसद के साथ बदतमीजी करने वाली इमरान के ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग की। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि हिंदुत्व की बात करने वाली संसद के ऊपर ये जानबूझकर दुर्व्यवहार किया गया है, जिसके चलते इमरान के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मामला रहा सांसद जी के साथ जो ये घटना हुई है, इससे पहले ही पूर्व में एक बार और ऐसे ही मामला सामने आया था। दीदी मुंबई से दिल्ली के लिए प्लेन से रवाना हुई थी आकाशा एयरलाइंस की फ़्लाइट से। तो उनके कर्मचारी इमरान द्वारा दीदी के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया गया है और इस संबंध में दीदी ने उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास भी अपनी शिकायत ट्विटर के माध्यम से दर्ज की है और उन्होंने इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया हुआ है। आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया है, आज जाकर शिकायत भी की है इंडियन एयरलाइंस में, तो क्या कुछ रहा वहाँ का रिजल्ट? मैंने आज इस संबंध में, मुझे ऐसा लगता है कि दीदी के ऊपर जो हमला हुआ, दीदी के साथ जो भी घटना हुई है वो पूरे हिंदुत्व पे एक तरीके से हमला है। तो इसलिए मैंने DGCA को इस संबंध में एक ज्ञापन दिया है और उनसे कार्रवाई की मांग की है। मेरा सोचना ये है कि यदि आकाशा एयरलाइंस उस पर कार्रवाई नहीं करता है तो फिर हम इससे और बड़ा कदम उठाएंगे। क्या लगता है आपको कि आए दिन ये ऐसी घटना पहली बार नहीं, इससे पहले ही पूर्व में की गई थी, तो क्या इस पर एक सोची समझी साजिश मानते हैं क्या? हाँ, मेरी दीदी से कल चर्चा हुई थी तो मुझे लगता है कि कुछ इस तरह की बात रही है और ये एक इमरान ने जो कुछ भी किया है वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि दीदी एक हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है और दीदी के माध्यम से हमेशा हिंदुत्व पर हमला किया जाता है। मैं समझता हूँ कि जो आकाशा एयरलाइंस है उसने इस कर्मचारी को बर्खास्त करना चाहिए और ताकि इससे दूसरे लोगों को सबक मिले और हिंदुत्व पे इस तरीके से हमला करने वाले या हिंदुओं पे इस तरीके से हमला करने वाले जो लोग हैं वो आगे से इस तरह की काम ना कर पाएँ। जैसे कि इससे पहले ही पूर्व में जो हमला हुआ था उस बहसबाजी हुई थी फ्लाइट के अंदर दीदी के साथ, जो आपका अगर आपको याद हो पिछले समय में भी उसको भी लेकर कुछ किया गया था कि आपके द्वारा ज्ञापन वगैरह आवेदन नहीं, उस समय तो खैर दीदी ने उसको हमने नए संबंध में ज्ञापन दिया, ना उस समय कोई कार्रवाई हुई है, लेकिन उस समय हमने उसको एक सामान्य घटना माना था और ये वाली जो घटना हुई इसे सामान्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उन जो व्यक्ति हैं उन्होंने उसको दीदी को धक्का दिया है और भी जो कुछ हुआ है 1-2 दिन में दीदी उसका खुलासा करेंगी पूरी घटना क्या रही। और एक बड़ी घटना है, दीदी ने इसे एक साजिश बताया है। एक महिला एवं सांसद के साथ ऐसा व्यवहार करना कहाँ तक, क्या लगता है आपको कि महिला सांसद है, दीदी हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है, दीदी को हमेशा टारगेट किया जाता है हिंदुत्व पे हमला करने के लिए और विभिन्न तरीक़ों से दीदी के बयान रहे तो उन्हें विवादित कहा जाता है। दीदी के ऊपर यदि कभी दीदी यदि मानो कुछ ऐसी कोई भी परिस्थितियाँ रहती तो दीदी के ऊपर हमला किया जाता है। चुनाव भी पास में है, कुछ दीदी को टारगेट किया जा रहा है कि वो कुछ ऐसा कुछ उनके साथ हो जाए कि वो चुनाव न लड़ पाएँ। प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी जीत है। मैंने विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को जताया था कि सेवानिवृत्ति की उम्र में 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का विचार पूर्णतः युवाओं के भविष्य को अंधकार में झोंकने जैसा है। सरकार इसका विचार छोड़ दे, अन्यथा सड़क से सदन तक विरोध कर सामना करने को तैयार रहे। 13 फरवरी के आंदोलन में ये हमारी मांग की थी कि सरकार इस प्रस्ताव को खारिज करे। आज ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जिस तरह से सरकार रिटायरमेंट की उम्र पहले 62 से बढ़ाकर 65 साल करने जा रही थी, ये 5 लाख जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होने वाले थे उनकी जगह 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलने वाला था और 5 लाख कर्मचारियों को प्रमोशन मिलने वाला था। तो ये कहीं ना कहीं जो लगातार हमने संघर्ष करा है, पहले 8 तारीख को सदन में हमने ज़बरदस्त आवाज़ इसकी उठाई थी और 13 तारीख को भोपाल की सड़कों पर प्रदेशव्यापी आंदोलन भी करा था और आज सरकार ने इसको स्वीकार करा है कि जो रिटायरमेंट की एज है वो 62 से बढ़ाकर 65 साल नहीं करी जाएगी। ये कहीं ना कहीं हमारी और प्रदेश के युवाओं की संयुक्त रूप से एक बड़ी जीत है और इसी तरह से आगे भी हम प्रदेश के युवाओं के लिए लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक जारी रखेंगे। नवागत पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने अपना पद ग्रहण करने पर श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए, जिसके बाद उन्होंने अपना बता दें आपको पदभार ग्रहण किया। महाकाल मंदिर पहुंचने पर शर्मा ने पूजन अर्चन किया। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से समिति सदस्य राजेंद्र शर्मा द्वारा उनका स्वागत सम्मान किया गया।
आज माननीय मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार गणेश जी और महाकाल का आशीर्वाद लेके आज मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। साथ ही शिवरात्रि को लेकर जो बैठक है वो पहली बैठक मंदिर के अंदर ही की जाएगी कलेक्टर साहब के साथ। इसके बाद पूरे शहर का भ्रमण करेंगे और उसके बाद जानकारी देंगे। धन्यवाद। जय श्री जी सर। आज माननीय मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार गणेश जी और महाकाल का आशीर्वाद लेके आज मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। साथ ही शिवरात्रि को लेकर जो बैठक है वो पहली बैठक मंदिर के अंदर ही की जाएगी कलेक्टर साहब के साथ। इसके बाद पूरे शहर का भ्रमण करेंगे और उसके बाद जानकारी देंगे। धन्यवाद। जय श्री। नवरात्र जयंती में लखनादौन से जबलपुर आए भक्तों के साथ जमकर मारपीट की गई। बरगी थाना के शिवनाथोला में शिकायत की है कि जहां पर गाड़ी में सवार महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की गई है। पीड़ित महिलाओं ने तिलवाड़ा थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई कि शिवानी टोल नाके पर तैनात कर्मचारियों ने उन्हें बेल्ट और मुख्य शीर्ष के साथ मारपीट की है। महिलाओं का आरोप है कि टोल टैक्स का पैसा देने को लेकर कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की है। टोल नाका कर्मचारियों से पीटी हुई महिलाएं जब तिलवाड़ा थाना पहुंची तो मैच दिखाए के लिए पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज की और फिर उन्हें जाने के लिए कह दिया। टोल टैक्स में पैसे दिए आपने? अरे बता रहे हैं सर, हमें पता ही नहीं कि टोल टैक्स चालू। ठीक है, जाओ। लेकिन चूंकि महिलाएं हमें कारण नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप नर्मदा जयंती में आ रहे हो। धुआं वाले राहुल भैया ने हमारे बड़े भाई हैं, हमें जैसे पता चला कि धुआं के लोग हैं। अब चूंकि तुमको जाना है और खाना न खुलवा दे रहे क्योंकि महिला हैं सर, नर्मदा जयंती में आए धुआं वाले राहुल भी हैं। ये क्या कुछ मामला है, क्या हो गया था? मैं अपने गांव बढ़वानी से नर्मदा जी नहाने आया था नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य पर और अपने गांव वालों को लेकर। मैं यहां से नर्मदा जी ग्वारी घाट से नहाते हुए तिलवाड़ा से चरगुआ के रास्ते से जा रहा था। चरगुआ रास्ते पे जो सिवनी टोला पे जो अवैध टोल नाका बनाया गया है उसमें वसूली की जा रही है, गुंडा टैक्स। मैंने जब वो टैक्स नहीं दिया तो मेरे साथ में बैठी महिलाओं को और मुझे सब मारा पीटा गया और मेरी चेन एन छीन कर भाग गए हैं और मेरे साथी और मैं 4 लोग घायल हैं अभी। अभी आप कहाँ आए हैं? अभी मैं मेडिकल चेकअप के लिए आया हुआ हूँ। कितने लोग थे वो लोग? वो 7-8 लोग थे। किसी को जानते वगैरह? नहीं, वो एक टोल वाला था, उसी ने फोन करके बुलाया है सबको। किस चीज से मारा आप लोगों को? बेल्ट से मारा, घूंसों से मारा है। कितने लोग घायल हैं? 4 लोग घायल। क्या क्या नाम है? धर्मेंद्र यादव, रविंद्र यादव, रोहिणी यादव और सुदाम अमरा। महिलाएं भी हैं? जी, 2 महिलाएं हैं। 2 महिलाएं? जी। आपका नाम है? धर्मेंद्र यादव। ये पूरी घटना कहाँ की है? ये सिवनी टोला की है।
सुबह थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि शबरी नगर में मृतिका नंदा मोरे का मृत्यु हो गई है और सूचना पर मौके पर पहुंचकर तशदीक देने गई। तशदीक के दौरान मृतिका के चेहरे पर और गले पर चोटें होने से मृत्यु के संदिग्ध होने की देहाती नालसी पर तत्काल मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। घटना के संबंध में तत्काल बड़ी अधिकारियों को सूचित करने के एसीपी टीटी नगर श्री चंद्रशेखर पांडे द्वारा घटना स्थल पर तत्काल पहुंचे मृत्यु संदिग्ध होने से टीम गठित कर जांच के लिए समुचित दिशा निर्देश दिए गए। सर बीते दिन एक मामला सामने आया था जहां पे बताया गया था एक बेटे ने अपनी मां की हत्या की थी। क्या कुछ मामला है, उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है? थाना कमला नगर में 15 फरवरी के कोई एक रिपोर्ट की गई थी कि एक मृतिका की मृत्यु हो गई, एक महिला की मृत्यु हो गई है। उसके आधार पर मर्ग कायम किया गया। मर्ग कायम करने के आधार पर जब उसकी जांच की गई तो उसके चेहरे पर कुछ चोट के निशान थे। चोट के निशान के बाद कुछ थोड़ा संदिग्ध स्थिति में हमें उसकी मृत्यु प्रतीत हुई, जिसके बाद जब जांच की गई और लोगों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसका बेटा ही उसका हत्यारा निकला। जिसके बाद में उसे हिकमत अमली से पूछताछ की गई। पहले तो उसके द्वारा घुमाने का प्रयास किया गया कि उसके द्वारा मृत्यु कारित नहीं की गई है। अंततः पुलिस इसमें सफल रही और 24 घंटे के अंदर इस हत्या का खुलासा कर दिया। उसमें फिर उसके बेटे को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश कर दिया गया। क्या कुछ वजह रही है कि मुख्य वजह की किस वजह से उसने हत्या का प्रयास किया? मुख्य वजह उसके द्वारा जो बताया गया है कि एक तरफा प्रेम की कहानी बताई गई है। वो जिस लड़की से प्यार करता था और उसे वैलेंटाइन डे के दिन अपने घर लाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उससे राजी नहीं थी क्योंकि वो उससे पहले से मनमुटाव चल रहा था उस लड़की से जिससे प्यार करता था। वो एक तरफा प्यार था, लड़की की तरफ से कुछ भी नहीं था। और जब दोनों के बीच में कहा सुनी हुई, थोड़ा उसके द्वारा धक्का दिया गया लड़के के द्वारा, जिससे माँ को चोट लगने के बाद में जब उसके द्वारा उसको चाटा मारा गया, देन फिर उसके द्वारा गुस्से में आके अपनी माँ को दुपट्टे से गला दबा के मृत्यु कारित कर दी। पहले भी मामले दर्ज थे और नशे में भी क्या आ रही थी? नशे में का स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो पहला मामला उसके ऊपर 354 का दर्ज है, पहले भी थाना कमला नगर में दर्ज है।